हेलो एवरीवन। क्लास 12th के विषय जीव विज्ञान में आज हम लेंगे चैप्टर सेकंड, आवर्तबीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में प्रजनन। जिन पौधों में फूल खिलते हैं, फलों के अंदर बीज होता है, उनमें जनन कैसे होता है। हमने पहले ही 11th क्लास में ये पढ़ रखा है कि पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, जिसे शैवाल भी कहते हैं, शैवाल वर्ग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अनावर्तबीजी, आवर्तबीजी। हम आवर्तबीजी पादपों में जनन पढ़ रहे हैं। देखिए, आवर्तबीजी पादपों का सबसे सुंदर भाग जो होता है, एक पौधे का फूल होता है, पुष्प होता है। तो वो कौन कौन से भाग हैं जो एक पुष्प में होते हैं? तो सबसे पहले पुष्प के भाग पढ़ते हैं। देखिए, पौधे के जिस भाग से पुष्प जुड़ा होता है, पार्ट 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन में, यह एक चित्र है पुष्प का। देखिए, इसमें विभिन्न भागों के नाम बता रखे हैं मैंने। पुष्प जिस भाग से तने से जुड़ा हुआ होगा उसको कहते हैं पुष्प व्रंत। इसको कहेंगे पुष्प व्रंत। ये है आपके पुष्प व्रंत। देखिए, नाम आपको सही से पता होना बहुत ज़रूरी है। पुष्प व्रंत, और इंग्लिश में कहते हैं पेडिसिल। ओके, ये है पुष्प व्रंत। ओके, पुष्प का जो चौड़ा भाग है, यहाँ से आप देखिए ये चौड़ा भाग है। पुष्प का चौड़ा भाग ये है ना, पुष्प व्रंत का जो चौड़ा भाग होता है, यह कह सकते हैं पुष्प व्रंत का शीर्ष चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है। ये जहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये है पुष्पासन। इसका नाम होगा पुष्पासन। ओके, नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बाद में ये नाम ही आपके काम आएंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर चित्र द्वारा ही अच्छे से समझा जा सकता है। ओके, तो ये है पुष्पासन। अब पूरे पुष्प के मुख्य 4 भाग हैं। पुष्प का जो प्रारूपीय पुष्प है, इसके मुख्यतः 4 भाग हैं। इनको 4 भागों में मुख्यतः 4 भाग बांटा गया है। देखिए, 4 भागों में सबसे पहले हम बता रहे हैं, यहाँ बाह्य दल बना देती हूँ। इस तरीके से पत्ते बना दिए हैं आप, ऐसे बाह्य दल इसमें ले लीजिए। इस तरीके से ये बाह्य दल। यह आपकी हो जाएगा गुलाब में देखा होगा आपने, गुलाब जब कली होती है तो हरे रंग के एक संरचना से ढकी हुई होती है, उसको कहते हैं हम बाह्य दल। तो ये है आपके बाह्य दल। बाह्य दल ये हरे रंग की होती है। यह हरे रंग की होती है, और यूजुअली सब में हरे रंग की, कुछ में पुष्प छोटा होता है तो हरे रंग की जगह कलरफुल भी होती है, ताकि कीड़े आकर्षित हो और परागण कर सकें। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर ये हरे रंग की होती हैं। इसका काम क्या होता है जब फूल कली की अवस्था में है तो उसको सुरक्षित रखता है ना। इट प्रोटेक्ट फ्लावर एट बर्ड स्टेज। जब पुष्प कली होती है तो यह उसको क्या करता है, बचा के रखता है ना, प्रोटेक्ट करता है। यह बाह्य दल बाहर की ओर होता है, बाहरी चक्र है। इसे सेपल भी कहते हैं। यहीं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, सेपल्स। ओके, अब ये जो कलरफुल दिख रहा है, जिसको लाल रंग से मैंने ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं दल पुंज या कोरोला। ओके, दल पुंज। ये कलरफुल होता है ताकि परागण के लिए कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ये कलरफुल भी होता है, इसमें सुगंध भी होते हैं, और यह कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इसीलिए ये कलरफुल होता है। इसका मेन काम यही है, कोरोला दलपुंज। तो परागण के लिए कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम अपनी रंग चटक कलर, अपनी सुगंध से करता है, वह है दलपुंज।
ओके। अब अंदर की ओर आप ये खूब सारे देख रहे हैं, ये अनंत भी हो सकते हैं, ज़्यादातर अनंत ही होते हैं संख्याओं में, कुछ में गिने चुने होते हैं, लेकिन मादा भाग से नर भाग ज़्यादा होते हैं। तो यह नर भाग है। नर भाग में को कहते हैं हम पुमंग। तो इसके पुमंग को आगे आप जाएंगे, जब इस चैप्टर को और पढ़ेंगे तो आगे पुमंग को आप मुख्य जो है 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसे कहते हैं पुतंतु। ये पतली जो भाग है इसको कहते हैं पुतंतु। मैं लिख देती हूँ, एक यह भाग है, एक यह भाग है। ओके। और इन्हीं ये जो दो ही पाली है, ये दोनों पाली एक उत्तक से जुड़ी होती है जिसे कहते हैं संयोजी उत्तक। ओके। तो ये है परागकोश, फिलहाल मैं इसको 2 भागों में बांट रही हूँ। संयोजी उत्तक हम जब इसके डिटेल स्टडी करेंगे तब बताऊंगी। इसको 2 भाग में याद रखिए। पहले तो परागकोश, और परागकोश 2 ही पाली बाहर से दिखती हैं जो एक योजी उत्तक द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो फिलहाल आप इसको 2 ही भाग करिए, परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु, ये है पुंकेसर। पुंकेसर या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम, पुतंतु भी कहते हैं, एंड्रोशियम याद रखिएगा। ओके। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं पुष्पीय सूत्र तो उसमें ए फॉर एंड्रोशियम होता है। ओके, सॉरी, ये ऊपर की तरफ परागकोश, पुतंतु, और परागकोश की पालियां जिनसे जुड़ी होती हैं वो तो योजी उत्तक, वो आंतरिक संरचना है तो बाद में हम करेंगे। ओके, इसको पुंकेसर कहते हैं। अब आते हैं स्त्री भाग की तरफ, जिसको कहते हैं अंडप, या कह सकते हैं अपन गाइनीशियम जायांग। तो जायांग का पहला भाग ऊपर वाला, फिर ये मध्य का, और ये अंदर का। तो देखिए इस भाग को नाम लिख देती हूँ मैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है अंडप, अंडाशय के अंदर होता है ये अंडप, और ये पूरे के पूरे कहलाते हैं जयांग। क्या कहलाते हैं? जयांग। जयांग या गाइनीशियम। ओके, जयांग या गाइनीशियम। जयांग या गाइनीशियम। ओके, तो यह पूरा भाग हो गया आपके पास। 4 ये मुख्य भाग जो पुष्प के थे, वह पहला भाग आपके पास था कैलेक्स, कैलेक्स, बाह्यदल, सेपल भी कहते हैं इसको, कैलेक्स भी कहते हैं, मैं लिख देती हूँ, बाह्यदल या कैलेक्स भी कहते हैं, कैलेक्स। ठीक है। दूसरा है कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गाइनीशियम, बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर या पुमंग, और जायांग। ओके, देखिए अब आता है कि ये चारों प्रमुख भाग जिन पुष्प में उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं पूर्ण पुष्प। उसे कहते हैं पुष्प पूर्ण, वो पुष्प, वो सारे के सारे पुष्प कहलाएंगे पूर्ण पुष्प। ओके, उसका उदाहरण आपको पता ही है, खूब सारे पूर्ण पुष्प हैं, सरसों है, मटर है आदि, और जिनमें इनमें से एक भी भाग अनुपस्थित होगा वो अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं, जैसे लौकी और पपीते का। ओके, लौकी और पपीते का। अच्छा, अब इन्हीं को अंगों के आधार पर भी बांटा गया है। ये जो बाह्य दल और दलपुंज है ये जनन में सहायक नहीं है, क्योंकि हम पाठ पढ़ रहे हैं जनन, तो जनन के अनुसार लेंगे। ये बाह्य दल और दलपुंज जो हैं, मैं लिख देती हूँ, बाह्य दल और दलपुंज जो हैं ये सहायक अंग कहलाते हैं। कौन से? सहायक। ये जनन में सहायता करते हैं, तो ये सहायक चक्र कहलाए या सहायक अंग। लेकिन ये है
पुमंग और ये है जायांग। और यह जनन में ही सबसे आवश्यक अंग हैं, जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनन में। तो ये आवश्यक या जननशील चक्र कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, आवश्यक या जननशील चक्र। ओके, तो पुष्प जो है, पुष्पीय पादप का जो पुष्प है वो पुष्प लैंगिक जनन में सहायता करता है और पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला प्रारूपीय प्ररोह है। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। ओके, जनन के आधार पे देखें तो ये दोनों जनन में सहायता करते हैं, इसलिए सहायक चक्र हैं, और ये पुमंग और जायांग ये आवश्यक जननशील चक्र है और यही जनन में भाग लेते हैं। तो पौधे के पुष्प, किसी भी पुष्प के यह 4 भाग अगर किसी भी पुष्प में उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं पूर्ण पुष्प, और ये चारों भाग में से कोई भी भाग अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प का उदाहरण लौकी और पपीता है। ओके, हमने इन सभी के कार्य भी कर लिए। बाह्य दल का कार्य होता है जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसको इस तरह से बंद करके कली को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है, जबकि दल पुंज क्या करता है, कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है परागण के लिए ताकि जनन हो सके। ओके, पुमंग नर युग्मक बनाता है और जायांग जो है वह स्त्री युग्मक यानी कि अंड का निर्माण करता है और फिर जनन होता है। ओके, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं पुमंग की संरचना, पुमंग की संरचना और विकास। ओके, आज हम लेंगे नर युग्मक का बनना, उसकी संरचना, उसकी बाह्य और आंतरिक संरचना लेंगे। ओके, तो देखिए नर युग्मोद्भिद की संरचना के लिए सबसे पहले बाह्य संरचना जानते हैं। बाह्य संरचना अभी जस्ट मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि यह पुतंतु है और इसमें द्विपालित परागकोश आती हैं। परागकोश इस प्रकार से 2 पाली की बनी हुई होती है। ओके, ये 2 पालियों की बनी हुई होती है। तो ये हो जाएगा परागकोश, और ये हो जाएगा पुतंतु। पुतंतु। ओके, अच्छा, ये 2 पाली का होता है, लेकिन जब इसको काटेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब इसको काटेंगे तो यह 4 पाली में दिखेगा। ओके, ये 4 पाली में दिखेगा और टेट्राइड बनाएगा, जिसको हम आगे आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाह्य संरचना देखते हैं। देखिए, आवर्तबीजी पादपों में नर जननांग जो होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। तो पहला लाइन यही बनता है आपके, नर जननांग। नर जननांग को क्या कहते हैं, पुंकेसर या स्टैमेन, इंग्लिश में कहते हैं स्टैमेन, याद रखिएगा। ओके, देखिए इसी के अंदर लघु बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है पुंकेसर। लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोरोफिलस। ओके, तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है जिसे, और इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसमें लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी यानी चैम्बर, और उसके अंदर जो छोटे 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 खूब सारे कण हैं, खूब सारे इस प्रकार से ये लघु बीजाणु धानी हो गए, और लघु बीजाणु धानी के अंदर खूब सारे लघु बीजाणु होते हैं। ये 4 लघु बीजाणु धानी हैं और इस पूरे को कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। ओके, तो इन्हें लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, या यहाँ लिख देती हूँ लघु बीजाणु पर्ण। इसके अंदर बीजाणु धानी होती है और बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु बनते हैं। ओके, और उसी से नर युग्मक बनते हैं। आगे देखो, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पुंकेसर को 3 भागों में बांटा गया है। पुंकेसर को 3 भागों में अगर देखा जाए,
वैसे तो 2 भाग हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला पुतंतु, दूसरा योजी उत्तक से जुड़े हुए ये 4 चैम्बर, चारों कोष्ठक आपस में योजी उत्तकों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो योजी उत्तक, और तीसरे भाग में कह सकते हैं आप परागकोश, जिसको कहते हैं पोलन चेम्बर। और पोलन शेक। ओके, पोलन चेम्बर। अच्छा, पुतंतु मैंने बता दिया, लंबा भाग होता है, ये रहा। ओके, पराग कोश के बारे में लेते हैं। पराग कोश बता चुकी हूँ वैसे। किसी भी पराग पुतंतु के ऊपर 2 लॉब होती हैं, 2 पालियों में। पराग कोश 2 पालियों में होता है किसी भी पुतंतु में, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं योजी उत्तकों द्वारा। ओके, देखिए योजी उत्तक अब इसके अंदर है, तो आप बोलेंगे कि योजी उत्तक ही नर युग्मक का निर्माण कर सकता है। नहीं, योजी उत्तक नर युग्मकों का निर्माण नहीं करता। उनके निर्माण करने के लिए अंदर अलग तरीके के होते हैं कोशिकाएं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यह बांध्य उत्तक है। ओके, यह नर तंतु का निर्माण, इनका काम सिर्फ यही है कि इनको, इन जो पोलन शेक कोष्ठक हैं उनको जोड़ना। ओके, देखिए प्रत्येक 2 कोष्ठक जो ये है ना, ये दोनों प्रकोष्ठ जो होते हैं, इनको पराग कोश भी कह सकते हैं, परागपुट भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, लघु बीजाणु धानी भी कहला सकते हैं, या कह सकते हैं आप माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ये आगे चल के 2 जो लघु बीजाणु धानी होते हैं वो आगे चल के 4 लघु बीजाणु धानी बनाते हैं। द्विपालित परागकोश 4 लघु बीजाणु धानी बनाते हैं। तो यहां मैं लिख देती हूं, द्विपालित पराग कोश कितने निर्माण करते हैं? 4 लघु बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। 4 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण करते हैं। ओके, 4 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण करते हैं। अच्छा, इन्हीं लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं? तो लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु अथवा परागकण का विकास होता है या निर्माण होता है। ओके, देखिए वापस बता देती हूँ, नर युग्मकों में आपके पास नर युग्मक जो हैं नर जननांग पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर के 3 भाग है, पूतंतु, परागकोश। और परागकोश की दोनों पालियां जो हैं जिस उत्तक से जुड़ी हुई हैं वो योजी उत्तक है। योजी उत्तक एक बांध्य उत्तक है, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रखे। बांध्य उत्तक यानी इनमें से इन योजी उत्तकों द्वारा नर युग्मकों का निर्माण नहीं होता। परागकोश में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा, उत्तकों द्वारा ही नर युग्मकों का निर्माण होता है, इसके द्वारा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ते हैं। ओके, 2 पालियां जो होती है वो 4 लघु बीजाणु धानियों में बटी होती हैं। ये 2 पालियां ये दिख रहा है आपको, ये 1 पाली और यहाँ से ये 2 पाली। अच्छा, इसी को आगे हम और बांटेंगे, इनके 4 भित्तियां होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो ये आगे बढ़ेंगे हम। तो आंतरिक संरचना में, अभी बाह्य संरचना पढ़ रहे हैं। तो अंदर से अगर देखा जाए तो चारों लघु बीजाणु धानी में क्या निर्मित होता है? लघु बीजाणु निर्मित होता है। ओके, अब थोड़ा और अंदर की बात कर रहे हैं। अभी तो ये बाह्य संरचना हो गई, अब आंतरिक बात करते हैं, अंदर की ओर कैसे निर्मित होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, परागकोश ये द्विपालित होती है। प्रारंभ में इनकी जो बाह्य त्वचा होती है, इनमें एक ही प्रकार के समरूपी समूह की कोशिकाएं होती हैं। तो पहले एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बाद में धीरे धीरे चल करके इनके जो परागपुट होते हैं,
है ना, इनके जो परागपुट होते हैं उनमें चारों परागपुट यानी चारों कोष्ठकों में यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ने वाली जो कोशिका होती हैं बीच में, उसको अलग मैं बना देती हूँ। यहाँ जो होती हैं वो संयोजी उत्तक होती हैं सारी, परंतु इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं समरूपी कोशिकाएं। ओके, देखिए बाह्य त्वचा जिसे एपिडर्मल सेल कहते हैं, समरूपी समूह की कोशिकाएं होती हैं जो बाद में प्रत्येक परागपुट की कुछ हाइपोडर्मल कोशिका जिसे अर्धसत्वक कोशिकाएं जो होती हैं, कुछ उन्हीं में खूब सारी कोशिकाओं के अंदर, जिस प्रकार से ये एक पाली, इनकी सारी कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं बीच में अलग तरीके से बड़ी हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं और जीवद्रव सघन हो जाता है, कुछ कोशिकाएं बड़ी होकर सघन जीवद्रव युक्त हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं इनमें बड़ी होकर सघन जीवद्रव युक्त हो जाती हैं और आगे चल के यही कोशिका सघन जीवद्रव वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जो आकार में बड़ी हो जाती हैं, ये आगे जाके प्रक्षुपक कोशिका या आर्चिस्पोरियल सेल का निर्माण करती हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रसूकोशिकाएं क्या होकर के आकार में बड़ी हो जाती हैं और सघन जीवद्रव जहाँ विभाजन वाली कोशिकाएं होती हैं उनका जीवद्रव हमेशा सघन हो जाता है, जीवद्रव्य वाली प्रसूप कोशिकाएं बनाती हैं। ओके, देखिए प्रसूप कोशिकाएं आगे चल के एक परिणित विभाजन द्वारा दो तरीके की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। प्रसूप कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिका कैसी, एक प्राथमिक भित्तिक कोशिका, ओके, और दूसरी निर्माण करती है जिससे बीजाणु बनते हैं, इससे उसकी भित्ति बनती है, उससे पराग की जो भित्ति होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य त्वचा और टैपेटम बनता है, 4 स्तर की भित्तियां बनती हैं। लेकिन ये जो है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है ना, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, इनसे आगे चल के प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका आगे चल के लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ये तो 4 भित्तियां बनाते हैं, कितनी भित्ति, परागकोश की भित्ति का निर्माण करते हैं। ये भी लिख देती हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। परागकोश की भित्ति का निर्माण, 4 भित्तियां बनती हैं, ठीक है। 4 भित्तियों का नाम हम अपने अगली वीडियो में कल पढ़ेंगे। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो बनाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छा, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे विभाजित होती हैं, सूत्री विभाजन करती हैं। कौन सी, सूत्री विभाजन, और सूत्री विभाजन द्वारा ये बनाती हैं बीजाणु जनन कोशिकाएं। ओके, बीजाणु जनन कोशिका, और इन्हीं से आगे चल के बीजाणु का निर्माण होता है। ओके, और यही आगे चल करके बनाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो आगे चल के बीजाणु बनाती है। तो अतः जो प्रत्येक परागकोश होते हैं वो परिवर्तित होकर के 2 स्पष्ट भाग बनाते हैं, एक परागकोश भित्ति और दूसरा बीजाणु जनन कोशिका।
बीजाणु जनन कोशिका और परागकोश भित्ति ये निर्मित होते हैं। तो इससे बनता है बीजाणु और इससे बनता है परागकोश की भित्ति। तो अगर हम देखें इसमें, तो इसमें आगे चल करके 4 परागकोश भित्ति बनती है। 4 पुटक में परागकोश भित्ति का निर्माण होता है। परागकोश भित्ति इसमें 4 प्रकार की होती है, बाह्य, अंतस और मध्य और सबसे अंदर वाली टैपिटम। और इसके अंदर निर्मित होते हैं बीजाणु जनन कोशिका और बीजाणुओं का निर्माण होता है इस तरीके से। और बीजाणु जो बनते हैं वो टैपिटम से अपना पोषण लेते हैं। तो ये हम भाग कल पढ़ेंगे और आज के लिए आपका इतना ही है भाग। इस भाग के अंदर फिर से मैं बता दूं, आपको पता है कि परागकोश जो होती हैं उनके बाह्य त्वचा समरूपी खम्भों की कोशिकाएं होती हैं जो बाद में चल के हाइपोडर्मल सेल्स का निर्माण करती हैं, जिनका आकार बाह्य त्वचा समरूपी होती हैं लेकिन कुछ समरूपी कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है और उसमें सघन जीवद्रव हो जाती हैं। ओके, और उनको कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। और वो आगे चल के प्रसूपक कोशिकाएं बनाती हैं बड़ी आकार में और सघन जीवद्रव होकर प्रसूपक कोशिका। और प्रसूपक कोशिका में विभाजन होता है और वो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक प्राथमिक भित्ति कोशिका जिनसे परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है और दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जिनसे बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ओके, अगली हम वीडियो में अपने परागकोश की भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। परागकोश की भित्ति कौन कौन सी है और क्या क्या उनका कार्य होता है, और लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे।